नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खन्ना क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं वीडियो लेक्चर नंबर 17, जिसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान विषय को, कक्षा 10। और आज हमारा टॉपिक रहेगा उद्योगों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान। ठीक है, अब इस टॉपिक को और जो 16वें नंबर के वीडियो में कुछ रह गया था, सरकारी सहयोग करके कुछ टॉपिक था, वो भी हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो 16वां वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद 17वां वीडियो है। सिर्फ आपको इतना करना है कि अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को शेयर करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ जुड़ सकें। चलिए अपन पढ़ते हैं आज अपना लेक्चर। देखो बच्चों, अपन को पढ़ना था सरकारी प्रयास, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ। ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने चालू किया है। इस संघ का गठन 1884 में एक सहकारी संस्था के रूप में किया गया। इसके नीचे क्षेत्रीय स्तर पर जिला वनोपज सहकारी संघ बनाया गया और सबसे नीचे तृतीय स्तर पर प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियाँ गठित की गई। इन समितियों के माध्यम से राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज समितियाँ गठित की गईं। इन समितियों के माध्यम से राष्ट्रीयकृत वनोपज यथा तेंदुपत्ता, हर्रा, सालवीज और गोंद का संग्रहण किया जाता है। वर्तमान में वनोपजों का सरकार संग्रहण हेतु ठेके देती है। ठीक है, संग्रहण का कार्य प्रमुख रूप से आदिवासी ही करते हैं। इससे वनवासी आदिवासी क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त आय की प्राप्ति नहीं हो पाती। अतः इन क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों की स्थापना करने हेतु प्रयास अनिवार्य है। यहाँ कुछ सुझाव प्रस्तुत हैं। देखो जो इस पूरे का सार ये है कि जैसे कि वन में उपज होती है, तो वन की उपज को किस तरह लोग अपनी आजीविका के रूप में उपयोग करें, उसके लिए सरकार ने क्या किया, सहकारी समितियाँ बनाई। राज्य स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर को लेकर जिला स्तर पर भी बनाई और छोटे छोटे ग्रामीण स्तर पर भी बनाई और राष्ट्रीय स्तर पर भी समितियां बनी। तो इन समितियों के माध्यम से एक संग्रहण कमेटी इकट्ठी की गई एकत्रित करने वाली। तो संग्रहण जो कमेटी बनी, तो उन कमेटियों में क्या हुआ कि उनसे संग्रहण लोग करते रहे और संग्रहण करने के बाद उनसे संग्रहण हुआ और फिर उनको अपग्रेड करके बेचा गया, तो उससे उनकी आजीविका में आय बढ़ी। ठीक है, ये उसका मेन मोटिव था। वित्तीय की सुविधा देना, लोगों को वित्तीय रूप से सक्षम करना, कार्यस्थल की व्यवस्था करना, तकनीकी सहायता देना, इन समितियों का प्रमुख कार्य था। तो वित्तीय की सुविधा कैसे करते थे कि उद्योग कोई सा भी लगाया जाए, उसके लिए हमें पूंजी की आवश्यकता तो होगी। तो आदिवासियों और वनवासियों को इसकी बहुत अधिक कमी होती है, उनके पास पैसा नहीं होता है। अतः प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण आपूर्ति की व्यवस्था उद्योग स्थापना के लिए आर्थिक सहायता से की जाना चाहिए। पहले तो उनको वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाया जाए। दूसरा, उनको कार्यस्थल की व्यवस्था की जाए कि कहाँ पर वो अपना कार्य करें, कहाँ पे अपना ये जो व्यवसाय है वो करें। ठीक है, तो कार्यस्थल की व्यवस्था भी मोटिव वो था कि इनको एक देना चाहिए, कार्यस्थल भी देना चाहिए। तो उद्योग चलाने के लिए उपयुक्त कार्यस्थल की व्यवस्था वनवासी स्वयं नहीं कर सकते, अतः इसकी व्यवस्था भी सहकारी समितियों व शासन द्वारा आर्थिक सहायता से की जानी चाहिए। तीसरा था तकनीकी सहायता। इसी प्रकार अच्छे उत्पादन हेतु तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता भी होती है। अतः क्षेत्रीय उद्योग की आवश्यकता को देखते हुए तकनीशियनों की सुविधा उपलब्ध कराई जाना चाहिए। चौथा था विपणन की व्यवस्था। वनोपज आधारित कुटीर और लघु उद्योग उसी शर्त पर सफल हो सकते हैं कि जबकि उनके उत्पादों की बिक्री की उचित व्यवस्था हो, कि हाँ वो उत्पाद बनाए और वो उत्पाद बेचें, कोई खरीदे, ये गारंटी हो। तो माल के बिकने से ही आय की प्राप्ति होगी। और राज्य सरकार इस हेतु मेले प्रदर्शनियों का आयोजन करती रहती है समय समय पर, किंतु इससे वर्ष भर की बिक्री नहीं हो पाती है, क्योंकि मेला लगा तो मेला 15 दिन 1 महीने चलेगा, उसमें बिक्री हो जाएगी, फिर साल भर क्या करेंगे।
अतः मेले और प्रदर्शनियों के साथ साथ इनके सहकारी बिक्री स्टोर्स की भी व्यवस्था करनी चाहिए। पांचवा होता है विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट का बड़ा महत्व है। आज का युग में जिसका प्रचार हो जाएगा लोग उस चीज़ को खरीद लेते हैं। तो हर उत्पाद की बिक्री विज्ञापनों के माध्यम से होती है। जितना बड़ा उत्पादक होता है उतना ही अधिक विज्ञापनों पर खर्च करता है। ये तो आप देखा ही होगा, टीवी में देखिए जो चीज़ बिकती है उसका ऐड बहुत ज़्यादा आता है, प्रचार बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें भी पैसा खर्च होता है। तो विज्ञापन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। विज्ञापनों से जहाँ उत्पादों और उनकी विशेषताओं की जानकारी लोगों को प्राप्त होती है, वहीं आकर्षक विज्ञापन क्रेताओं की संख्या बढ़ाने में सहायक होते हैं। हमारे कुटीर और लघु उद्योग चलाने वाले उत्पादकों के पास इतने संसाधन नहीं होते कि विज्ञापन पर खर्च कर सकें, क्योंकि विज्ञापन में पैसा लगता है और वैसे ही वो कुटीर उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, पैसा नहीं है तो विज्ञापन पर कैसे खर्च कर सकते हैं। अतः ये विज्ञापन का दायित्व प्रशासक का होता है कि वे इनकी प्रचार प्रसार करवाएं, और सरकार का मेले प्रदर्शनियों का आयोजन करने का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश वन संपन्न प्रदेश है। मध्य प्रदेश वन संपन्न प्रदेश है। हम यही भी जान गए कि हमारा राज्य प्रधान गौण दोनों प्रकार के वनोपज की दृष्टि से संपन्न है, जिनका उपयोग करके वनवासियों को अधिक आर्थिक स्थिति व जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है। अब हम कागज़ उद्योग की बात करते हैं। कागज़ उद्योग छूट गया था। कागज़ उद्योग आधुनिक सभ्यता का मूलाधार है। अतः वन आधारित उद्योगों में कागज़ को सर्वाधिक महत्व उद्योग माना जाता है। भारत में हाथ से कागज़ बनाने की कला का विकास 8वीं सदी में हुआ था, और ब्रिटिश शासन से पूर्व हमारे देश में कुटीर उद्योग के रूप में था कागज़ बनाने का काम। ठीक है, लेकिन कालपी और मथुरा इसके प्रमुख केंद्र हुआ करते थे पहले। तो भारत का प्रथम आधुनिक सफल कारखाना 1716 में तमिलनाडु राज्य के ट्रंकुमार नामक स्थान पर स्थापित हुआ, और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में 100 से अधिक कागज़ मिलें लग गई थी। कागज़ बांस, निफर, लकड़ी और घास से लुगदी बनाकर तैयार किया जाता है। इसके निर्माण के लिए रंग तथा सरेस को भी प्रयोग में लाया जाता है। भारत में लुगदी बनाने का योग्य लकड़ी कम मिलने के कारण हमें लुगदी का आयात भी करना पड़ता है। वर्तमान में कपड़े के चिथड़े, जूट, गन्ने की छाल को भी कागज़ उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। भारतीय कागज़ उद्योग में प्रयोग होने वाले कच्चे माल हैं, देखो, एक तो वनों से कच्चा माल प्राप्त होता है 53%, कृषि उपजों से मिलने वाला कच्चा माल होता है 23%, रद्दी कागज़ है 15%। इसलिए तो वापस ये सब चीज़ें रद्दी खरीदी जाती है कि वापस जाके कागज़ बनती है वो, तो उसका योगदान केवल 15% है। वो अन्य प्रकार के कच्चे माल का है 9%। ठीक है। अब उद्योगों का केंद्रीकरण। औसतन 1 टन कागज़ बनाने के लिए 2.38 टन बांस की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि 2.5 गुने के लगभग। यानी कि अगर 1 टन हमको कागज़ बनाना है तो 2.38 टन हमें बांस की आवश्यकता पड़ेगी। अतः भारत में उस उद्योग का विकेंद्रीकरण कच्चे माल प्राप्ति के निकटवर्ती ऐसे भागों में हुआ जहां उद्योग स्थापना हेतु अन्य आवश्यक भौगोलिक कारक यथा समतल, धरातल, परिवहन के साधन, कुशल श्रम व शक्ति के साधन उपलब्ध हैं। भारत के प्रमुख कागज़ उत्पादक केंद्र मानचित्र में प्रदर्शित हैं। अभी हम बताते हैं आपको। देश के कागज़ उत्पादक राज्यों में कर्नाटका, केरल, बिहार, झारखंड प्रमुख है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नोट छापने के कागज़ का कारखाना स्थापित है। देखो, कागज़ का उत्पादन। भारत में कागज़ का उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 20वां स्थान है। हमारे यहाँ का कितना स्थान है? 20वां स्थान है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के कागज़ उत्पादन में 30 गुनी से भी अधिक वृद्धि हुई है, और हमारे देश में उत्पादित होने वाले कागज़ में 53% लिखने और छपाई का कागज़, 22% पैकिंग करने का कागज़, 16% गत्ता, 6% अखबारी कागज़ तथा शेष अन्य विशेष किस्म का कागज़ है। देश में सभी प्रकार के कागज़ और गत्ते का उत्पादन 1950-51 में 116,000 टन था, जो 2001 में बढ़कर 3,90,000 टन हो गया। ठीक है, तो हमारा उत्पादक तो बड़ा है। अब देखो, कागज़ का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। देखो, पश्चिम बंगाल में होता है 40%, आंध्र प्रदेश में होता है 12%, महाराष्ट्र में 11%, उड़ीसा में 11%,
मध्य प्रदेश में 10% से कम। मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात, यहाँ पे 3 राज्यों में 10% से कम है। उत्तर प्रदेश, गुजरात में तो 5% से भी कम है। तो वर्तमान में देश में 600 से अधिक कागज़ और गत्ता मिल हैं, जिनमें लगभग 3 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। हमारे देश में कागज़ उत्पादन की तुलना में कागज़ की मांग बहुत अधिक बढ़ी है, अतः इस उद्योग में तीव्र विकास अपेक्षित है कि और विकास हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे उद्योगों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान। जो उद्योग हैं उनका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान किस प्रकार है। तो औद्योगिक आयोग के अनुसार ईसा से पूर्व भी भारत एक औद्योगिक देश रहा था। भारत में निर्मित मलमल, रेशमी कपड़ा, आभूषण आदि विदेशों को निर्यात किए जाते थे, यानी कि विदेशों को बना के हम लोग भेजते थे। परंतु 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यहाँ के परंपरागत कुटीर उद्योग को भारी क्षति हुई। क्या हुआ कि पहले यूरोपीय जो देश थे वहाँ पे हमारे यहाँ का माल जाता था, लेकिन वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई, वहाँ पे बहुत सारे उद्योग लगे, तो हमारे यहाँ से फिर निर्यात, वहाँ अपने यहाँ से निर्यात होना कम हो गया, यानी कि अपने यहाँ से चीज़ बना के बाहर कम भेजी जाने लगी, तो हमको बहुत नुकसान हुआ। तो भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का स्थान धीरे धीरे सीमित होता गया और भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो गई। तो औद्योगिक चीज़ें बनाते थे, हम बाहर बेचते थे, लेकिन बाहर लोग बनाने लगे तो हमारे उन चीज़ों का निर्यात खत्म हुआ। तो हमारा धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्था थी भारत की वो कृषि पर निर्भर हो गई। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के आर्थिक विकास हेतु औद्योगिक विकास की आवश्यकता को महसूस किया गया कि औद्योगिक विकास बहुत ज़रूरी है देश के विकास के लिए। तो 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना हुई। तो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जो 1950, देखो क्या हुआ कि पहले तो हमारे देश में उद्योग बनते थे और एशिया जो यूरोपीय कंट्री थी वहाँ पे हमारा माल जाता था, लेकिन वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई, वहाँ पे बहुत सारे उद्योग लग गए, तो हमारा माल उन लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। तो हमारा देश शिफ्ट हुआ कहाँ पे, कृषि की तरफ हमारे देश का झुकाव हुआ और कृषि अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हमारा महत्व हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें ऐसा फील हुआ कि औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक विकास होना देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो जो सरकार थी उस समय, तो 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग बनाया गया, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत के औद्योगिक विकास हेतु चरणबद्ध लक्ष्य तय किए जाए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के बढ़ते योगदान में निम्नलिखित उद्योगों की पूर्ति संभव हुई। तो योजना आयोग बनाया, उनने 5 वर्षों के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित किए। पहला, उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और जीवन स्तर उन्नत होता है। दूसरा, रोजगार के साधनों में वृद्धि होगी और मानव संसाधन पुष्ट होंगे, ठीक है, इसलिए। तीसरा हुआ कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि और पूंजी का निर्माण होता है। चौथा, उद्योगों के बढ़ते योगदान से अर्थव्यवस्था के अन्य खंड, कृषि, खनिज, परिवहन आदि में प्रगति होती है। पांचवा, अनुसंधानों को बल मिलता है और तथा तकनीकी विकसित होता है, ठीक है। तो हमारी ये सकल घरेलू उत्पाद की जो प्रगति थी, उन्नति थी, वो कैसे हुई, देखिए क्रम से हम कैसे कैसे बढ़े। कृषि और संबद्ध में हम 2001 में 6.2 थे, फिर 2.3, यानी कि हमारी लागत क्षेत्रवार सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दरें। फिर उद्योग में 2.7 थी, वो हमारी 9 हो गई, सेवाएँ 7.1 थी, 9.8 हो गई। तो सकल घरेलू उत्पाद में जो 2001-2002 में 5.8 हुआ करती थी, वो जाके अब 2005-06 में 8.1 हो गई। तो उपयुक्त सारणी से हमें ज्ञात होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि में निरंतरता है। उद्योग हमारा बड़ा है, जो कि उद्योगों की अर्थव्यवस्था में बढ़ते महत्व की परिचायक है। राष्ट्रीय आर्थिक विकास हेतु उद्योगों का विकास करने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था में उद्योगों की अधिकाधिक सहभागिता ही राष्ट्र के निवासियों को चौमुखी विकास प्रदान कर सकती है। ये देश ने फील किया कि राष्ट्रीय विकास चाहिए तो हमें उद्योगों का विकास करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने योजना आयोग बनाए, बहुत से उद्देश्य रखे, लक्ष्य रखे। तो अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे औद्योगिक प्रदूषण, और फिर उसके अगले में पढ़ेंगे, देखिए ये हमारा 17वां नंबर का वीडियो लेक्चर है। 18 नंबर के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे औद्योगिक प्रदूषण और मानव जीवन पर उसके प्रभाव, और 19वां जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि उपाय, ठीक है। तो
बच्चों पढ़ते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं, कर चुके हैं तो फिर आप उसको शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा जुड़ेंगे तो हमको हौसला बढ़ता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ एक शेयर का बटन दबा के शेयर कर देना है वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ शेयर कर सकते हैं शेयर करिए आप, और लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम ये जो अध्याय 3 है इसको आज हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए, हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।